हेलो स्टूडेंट्स, ई क्लास अमृतसर में एक बार फिर से एक नए कंटेंट के साथ मैं हाजिर हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास के अंतर्गत भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पिछले कंटेंट में हमने देखा था कि 19वीं शताब्दी में विश्व अर्थव्यवस्था का उदय हो रहा है और 19वीं शताब्दी का जो भूमंडलीकरण है उसको प्रेरित करने वाले 5 तत्वों को हमने देखा था, 5 कारकों को हमने देखा था। पहला जो कारक था वो था वस्तु, पूंजी और श्रम का प्रवाह, जो कि हमने ब्रिटेन के माध्यम से देखा। कॉर्न लॉ की समाप्ति के साथ ही वहां पर वस्तु का प्रवाह होने लगा, व्यापार का प्रवाह होने लगा, पूंजी का प्रवाह होने लगा, श्रम का प्रवाह होने लगा। इसको अपन ने डिटेल में समझा और जाना। अब अपन इसके अगले कारक पर बात करेंगे, वह है तकनीक की भूमिका। कि जब तकनीक बदली तो भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया थी वह तेजी से होने लगी, वह गति पकड़ने लगी। तकनीक में रेलगाड़ी आ गई, टेलीग्राफ आया, टेलीग्राफ से लोगों के बीच में संपर्क ज्यादा तेज होने लगा और जहाज रानी जो है, एक तरह से अपन कह सकते, जहाज रानी तो नहीं, शिपिंग जो थी, जो पानी के जहाज थे उनके आकार बढ़ने लगे, उनमें भी तकनीक सेट होने लगी। तो चलिए अपन आज 2 कारकों के बारे में इस कंटेंट में देखेंगे, एक तकनीक की भूमिका और एक उपनिवेशवाद। तो इसके पहले अपन ने पहला कारक देख लिया, भूमंडलीकरण को प्रेरित करने वाला वस्तु, पूंजी और श्रम का प्रवाह। आज अपन तकनीक और उपनिवेशवाद को देखेंगे। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तब हम देखेंगे मुक्त व्यापार भी 1846 से हो रहा है, ये लगातार चलता रहेगा और ये मुक्त व्यापार 1914 तक चलेगा, उसके बाद में ये खत्म होगा। इसको भी अपन चर्चा में बीच बीच में लेते रहेंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड की बात भी अपन करेंगे जब 1914 के बाद के कंटेंट देखेंगे। तो आज अपन भूमंडलीकरण के प्रेरक करने वाले तत्वों में, कारकों में नई तकनीक और उपनिवेशवाद पे चर्चा करेंगे, उसको जानेंगे और समझेंगे। चलिए, कक्षा 10 का आज अपन देखने जा रहे हैं ये 5वां भाग और अध्याय का नाम एज यूजुअल भूमंडलीकृत विश्व का बनना। 19वीं शताब्दी का ये जो चैप्टर है उठाया है अपन ने, जो जिसमें अपन 1815 से लेकर के 1914 तक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी इसको जानेंगे और समझेंगे। इसके पहले अपन ने वस्तु, पूंजी और श्रम के प्रवाह को बहुत अच्छे से देखा कि पूरी दुनिया भर में वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, जिनका प्रवाह है लंदन की तरफ है, ब्रिटेन की तरफ है। उन उत्पादन के लिए श्रम का प्रवाह हो रहा है, यूरोप से लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और क्या कहते हैं अमेरिका में बसाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो रेलगाड़ियाँ स्थापित की जा रही हैं, रेल नेटवर्क बिछाए जा रहे हैं, उसके लिए पूंजी आ रही है लंदन से। आज अपन एक नए कारक के बारे में बात करेंगे, तकनीकी भूमिका, और उसके बाद उपनिवेशवाद पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन तकनीकी भूमिका पे बात करें। अध्याय का नाम फिर से वही, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और इसका पूरा ओवरव्यू आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। इसमें पूरे भूमंडलीकृत विश्व में इतनी चीजें आपको पढ़ना है जो दिख रहा है। 4 भागों में इन टॉपिक्स को बांटा गया है। पहला भाग वैश्विक अंतर संबंध है, इसको अपन लोगों ने पढ़ चुके हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय, ये अपन देख चुके हैं। ये उदय किसके माध्यम से हो रहा है? कॉर्न लॉ के कारण। कॉर्न लॉ लागू हुआ था स्वार्थ के कारण, पेटी भरने के लिए, लेकिन जब पेटी भरने की बात आई तो पेट नहीं भर पाया, महंगाई बढ़ गई और आलू का अकाल पड़ गया, कॉर्न लॉ को हटाना पड़ गया। कॉर्न लॉ को हटाने के साथ ही ब्रिटेन मुक्त व्यापार की नीति अपनाने लगा और उसको अपन ने देख लिया है। लगभग 2 कारक अपन देख चुके हैं। आज अपन देखेंगे अगला कारक, तकनीकी भूमिका। तकनीक ने इस घटनाक्रम में क्या भूमिका निभाई उसको अपन देखेंगे और समझेंगे। रेलवे, भाप के जहाज और टेलीग्राफ, ये चित्र में आपको दिख रहे हैं। ये आपको दिख रहा है रेलवे, ये है भाप से चलने वाले जहाज और यह है टेलीग्राफ। इनकी वजह से तकनीकी में बदलाव आए। इन तकनीकी बदलावों ने भूमंडलीकरण में बड़ी भूमिका निभाई और इनके बिना अपन इन जो चेंजेस आ रहे हैं 19वीं सदी में, इनको अपन सोच भी नहीं सकते। तो अपन यहां पर देखते हैं, ये जो तकनीकी प्रगति है इसका अक्सर चौतरफा परिणाम होता है। इससे राजनीति, आर्थिक स्थिति और सामाजिक व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर अपन उपनिवेशों की बात करते हैं। उपनिवेशों में जो उपनिवेशीकरण बढ़ रहा था वो क्यों बढ़ रहा था?
ये लोग जो है इनके पेट में जब दाने आने लगे तो ये नए साम्राज्य बनाने के लिए आगे बढ़े। और नए साम्राज्य किस लिए? वहां से संसाधन ला करके अपने देश की जनता का पेट भर सकें, अपने देश की जनता की पेटी भर सकें। अब यहां से नए यातायात और परिवहन के साधनों में सुधार हुए, तेज चलने वाली गाड़ियां, बोगियां और जलपोतों का आकार बढ़ा। अब दूर देशों में यहां पर खेती हो रही है। आपने देखा अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, दक्षिणी यूरोप में यहां पर खेती हो रही है। खेतों में जो अनाज उगा उसको मंडियों में ले जाकर के बोरों में भरा गया, बोरियों से ट्रकों के माध्यम से या रेलगाड़ियों के माध्यम से पहुंचाया गया रेलगाड़ी तक, रेलगाड़ी में उन मालों को भरा और वो रेल नेटवर्क के माध्यम से पहुंचे बंदरगाह तक। तो पहले तो इन जलपोतों का साइज कम होता था, लेकिन अब साइज बड़ा हो गया तो ज्यादा माल आने लगा। ज्यादा माल आने लगा तो लागत कम हुई यात्रा की और आसानी से जाने लगा। अब ये माल जाने लगा देश में, दुनिया भर में, दुनिया भर के देशों में। कहां से जा रहा है ये? ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अमेरिका से। भारत से भी ये माल जाएगा। भारत के बारे में भी अपन बात करेंगे आगे इसमें। अब यहां पर अपन आगे देखते हैं कि तकनीक ने इन चीजों में क्या परिवर्तन किया। पहली तकनीक, रेलगाड़ी में भाप का इंजन लग चुका है। अब वो भाप का इंजन रेलगाड़ियों के साथ साथ जहाजों में भी काम करने लगा। अब जहाजों में भी लग गया तो रेलगाड़ी की भी स्पीड बढ़ी और जहाजों की भी स्पीड बढ़ी। अब मानव श्रम से जहाज नहीं चलाए जा रहे हैं, पतवारों से नहीं चलाए जा रहे हैं। अब स्टीम इंजन की ऊर्जा उसको चलाएगी तो तेज गति से चलेगा, तो अब उसका आकार बढ़ाया जा सकता है। तो जलपोतों का जब आकार बढ़ेगा तो उसमें ज्यादा कृषि उत्पाद बन जाएंगे, ज्यादा गेहूं बनेगा, ज्यादा कपास बनेगा। तो ज्यादा बनेगा तो ज्यादा पहुंचेगा और लागत कम आएगी यातायात में, उसके परिवहन में। तो इसका फायदा लोगों को होने लगा। अब अपन देखते हैं एक उदाहरण मांस के उत्पादन का और मांस के परिवहन का, कि नई तकनीक ने कैसे इसमें परिवर्तन किया। चलिए देखते हैं कि मांस के यातायात में, मांस के परिवहन में तकनीक ने क्या भूमिका निभाई। और जब मांस का यातायात, जब मांस का परिवहन सरल तरीके से होने लगा तो यूरोपियों के जीवन स्तर में क्या परिवर्तन आया। चलिए इसका अध्ययन अपन करते हैं। 1870 के दशक में ये जो अमेरिका है, यहां से अभी तक यूरोप के लिए मांस का सीधा निर्यात नहीं होता था, मतलब मांस नहीं भेजा जाता था। मांस भेजने की व्यवस्था ही नहीं थी उतनी अच्छी, क्योंकि मांस भेजते तो इतनी लंबी यात्रा में खराब होने का डर रहता था उसका। तो मांस ना भेज करके जिंदा जानवर भेजे जाते थे। ये जिंदा जानवर जाते थे यूरोप और यूरोप में ही इनको काटा जाता था। अब आपको बता दो कि यूरोप में जानवरों का एक बहुत बड़ा बाजार था। उस बाजार का नाम है द स्मिथफील्ड क्लब पशु बाजार। यानी अगर परीक्षा में आता है कि स्मिथफील्ड क्लब क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि स्मिथफील्ड क्लब जो है वह लंदन का ढोर बाजार है। और मांस को ले जाने के लिए जो जहाज जाता था, वो जहाज का नाम था अलेक्जेंड्रा नाम के जहाज में मांस को भेजा जाता था। तो वो वहां जाकर उसको काट लेते थे स्मिथफील्ड बाजार में, वहां पर। अब यहां पर जिंदा जानवर भेजने के क्रम में कठिनाइयां कितनी आ रही हैं, इसको अपन देखते हैं। जिंदा जानवर भेजने में अगर आप भेज रहे हो तो पहली चीज, वो बहुत ज्यादा जगह घेरेंगे। बहुत ज्यादा जगह घेर रहे हैं तो उनके बीच में सफोकेशन होगा, बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं, कंजेस्टेड होंगे। तो उसकी वजह से वो बीमार भी पड़ेंगे। बीमार पड़ेंगे तो लंबे सफर में इलाज नहीं होगा तो मर भी जाएंगे। बहुत सारे जानवर इस पोजीशन में जब जाते हैं तो वो उनका वजन भी गिर जाता है, कई प्रकार की बीमारियां उनको पड़ जाती है, तो खाने लायक नहीं रहते। तो जितना भी मांस यूरोप जानवरों को काट के बना पा रहा है, वो मांस बड़ा महंगा होता था। मांस खाना भी, बाजार से मांस खरीदना बड़ा महंगा सौदा होता था। अब इसकी वजह से यूरोप के जो गरीब थे वो मांस खा ही नहीं पाते थे। मांस उनकी पहुंच से बहुत दूर था, उनके लिए बहुत महंगा उत्पाद था वो। तो उनके लिए वो ड्रीम फूड था कि किसी तरह से हमको मांस मिले तो मिले कैसे। लेकिन उनकी यह स्थिति भी सुधर जाती है। कैसे? यहां पर जहाजों में एक नई तकनीक आ गई, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर से तो आप लोग परिचित होंगे, फ्रिज आप लोगों के सभी के घर में होता है। कोई भी चीज रख दो तो बहुत ज्यादा दिन तक वो खराब नहीं होती। तो अब क्या करने लगे कि इस मांस को काट करके फ्रिजों में भर के जब भेजते, तो अब वो ड्रीम फूड लोगों के लिए सहज उपलब्ध होने लगा। अर्थात अब ये जो नई टेक्नोलॉजी है रेफ्रिजरेशन की,
इस टेक्नोलॉजी को ब्रिटेन के लोग धन्यवाद देने लगे, लेकिन हमारे अप्पू राजा जो हैं वो बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि जो तकनीक हमको जिंदा ना रहने दे, हम उसको धन्यवाद क्यों बोलें। बात भी सही है भाई उसके लिए। अब यहां पर अपन देखें कि जानवरों की कहानी कैसे चलती है। जिंदा जानवर जा रहे हैं, अब परिस्थिति बदल रही है, रेफ्रिजरेटर की खोज हो गई है। रेफ्रिजरेटर को बड़े बड़े जलपोतों में लगा दिया जा रहा है, जहाजों में लगा दिया गया है। तो अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में क्या है, जानवर हैं यहां पर। यहां से पहले जिंदा जा रहे थे, अब इन जानवरों को यहीं पर काट लिया गया। अब इन जानवरों को यहीं काट के इनको यूरोप भेजा जाने लगा, और काट के इनको यूरोप भेजने के पहले क्या करते, इन मांस के टुकड़ों को पैकेट बंद करते, उनको फ्रिज में रखते, रेफ्रिजरेटर में रखते, और ये सारे जाने लगे यूरोप। अब यूरोप जब ये अधिक मात्रा में मांस जाने लगा तो यूरोप में मांस के दाम गिर गए। अब मांस के दाम गिर गए तो यूरोपियों के डाइनिंग टेबल पर मांस पहुंचने लगा, मांस वहां पर उनके टेबल पे पहुंचने लगा। अब टेबल में उनके पास मांस के साथ साथ में मांस तो था ही, साथ में अंडे भी आने लगे, साथ में बटर मक्खन भी जाने लगा। यानी पहले जो लोग केवल आलू और ब्रेड के सहारे अपना जीवन बिता रहे थे, तो आलू के भी दिन फिर गए। अब वो आलू अंडे के साथ जुड़ने लगा, सैंडविच बनने लगा, आलू मांस के साथ जुड़ने लगा, तो आलू जो है वैरायटी के साथ में लोग उसको खाने लगे। तो आलू का कार्बोहाइड्रेट तो मिल ही रहा था, अब इनको प्रोटीन, विटामिन भी मांस के माध्यम से, मक्खन के माध्यम से, अंडे के माध्यम से मिलने लगे। अब जब ये चीज हुई, ये लोग खाने लगे, तो इनके जीवन स्तर में सुधार आने लगा। इसके पहले तो बेचारे भुखमरी के शिकार होते थे। कोरोना के दौर में बड़ी महंगी फसलें मिलती थी, तनावपूर्ण जीवन रहता था, खाना कैसे पाए हम। और जब इसकी वजह से वहां के राजनेता ही परेशान रहते थे कि भैया व्यवस्था करें तो करें कैसे। लेकिन जब ये मांस पहुंचा वहां पर रेफ्रिजरेटर्स के माध्यम से, तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया, देश में शांति स्थापित होने लगी, तो वहां पे परिवर्तन आया। और इस परिवर्तन को वहां के राजनेताओं ने भंजा लिया, कैश कर लिया, इन्वेस्टमेंट किया उसका, और नए साम्राज्यवादी मंसूबे वो लोग पालने लगे। साम्राज्यवादी मंसूबे मतलब अब अपनी जनता को, अपने देश की जनता को खुश करने के लिए नए नए देशों की तरफ आगे बढ़ने लगे। कैसे बढ़ते हैं इसको अपन देखेंगे। यूरोपी एक दौर था जब भुखमरी का शिकार होते थे, तो वहां के जो राजनेता थे वो बड़े परेशान रहते थे। लेकिन जब नई तकनीक आई, तेज चलने वाले जहाज आए, साइज बड़ा हो गया, उनमें रेफ्रिजरेटर फिट हो गया, आलू बड़े आसानी से पहुंचने लगा, और साथ में पहुंचने लगा मांस। अब जानवर नहीं भेजना, अब मांस काट के भेजना है, मक्खन जाने लगा, अंडे जाने लगे। अब उनके पेट भरने लगे, पौष्टिकता आ गई, स्वाद तो आया ही आया, पौष्टिकता भी उनकी लाइफ में आ गई, जीवन में थोड़ा सा स्थायित्व आया, खाने की चिंता दूर हो गई। अब जब ये सारी चिंताएं दूर हो गई, तो अपने राष्ट्र के लोगों को जीवन समृद्ध करने के लिए वहां के राजनेता अन्य देशों पर अपनी नजर गड़ाने लगे, और वहां से संसाधनों को लूट के लाने के लिए प्रयास करने लगे। इसका अब अगला शिकार, अमेरिका तो अब आजाद हो चुका है, 1776 में अमेरिका ने आजादी की लड़ाई लड़ी और आजाद हो गया। अब वहां अमेरिका में भी जो सरकार है, आज जो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं या जो बाइडेन की बात कर रहे हैं, ये मूलतः है इनके पूर्वज सैकड़ों साल पहले यूरोप से ही जाके बसे थे, तो वो भी यूरोपीय हो गए थे, तो उनकी वृत्ति भी यूरोपीय जैसी थी, यानी लूटना, यानी एक तरह से साम्राज्यवादी वृत्ति उनके अंदर आ गई थी। तो अब ये जो भरे पेट लोग, औद्योगिक शक्तियां, ये ताकतवर यूरोपीय देश, जब इनके पास ताकत आई, तो ये अपने अड़ोसी पड़ोसी दूर देशों को भी लूटने के मंसूबे पालने लगे। अब इसका शिकार अगला होता है अफ्रीका, क्योंकि अमेरिका में तो अब उन्हीं के भाई यूरोपीय हैं, तो अफ्रीका जो है खाली प्लेस उनको मिल जाता है, तो अफ्रीका लूटने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में व्यापार जो है बड़ी तेजी से फैलने लगा, बड़ी तेजी से बढ़ने लगा, और व्यापार के कारण यूरोपीय लोगों में संपन्नता आने लगी। ये है उस समय का एक पक्ष। अब बात करेंगे दूसरे पक्ष का। मैं आपको याद दिला दूं, अर्थव्यवस्था का आपने पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र के अंतर्गत पहला पाठ विकास। विकास वाले अध्याय में लिखा है कि किसी का विकास किसी दूसरे के लिए विनाशकारी साबित होता है। यहां पर भी वही हो रहा है। यूरोपियनों का, अमेरिकियों का जो विकास है वो अफ्रीकी और एशियाई लोगों के लिए विनाशकारी साबित होगा। ये लोग अफ्रीका और एशिया के संसाधनों को लूटने के क्रम में यहां के रहने वाले लोगों की स्वतंत्रता, उनके आजीविका के साधन को छीनने का प्रयास करेंगे, और
इनका जीवन जो है इस यूरोपीय विजय के कारण कष्टदायक हो जाएगा, इनका सामाजिक जीवन बदल जाएगा, इनका इकोसिस्टम बदल जाएगा। कुल मिलाकर के औपनिवेशिक समाज को विश्व अर्थव्यवस्था में जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा बलिदान देना पड़ेगा। चलिए अपन देखते हैं इसको इस तरह से कि अब इस मानचित्र से आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जो अमेरिका और यूरोप के लोग हैं, अब यहां पर ऑस्ट्रेलिया में भी चूंकि सफेद चमड़ी वाले ये पहुंच गए हैं यूरोपी, तो ये लोग जो है, ये जो काला हिस्सा आपको नक्शे में दिख रहा है अफ्रीका का, ये एशिया का हिस्सा आपको दिख रहा है, यहां के लोगों का जीवन ये लोग बर्बाद कर देंगे। कैसे? ये जो यूरोपीय भेड़िए हैं, भेड़िए ही कहेंगे अपन तो इसको, क्योंकि ये औद्योगिक ताकतें जरूर थीं, लेकिन ये अपने राष्ट्र के जनता का पेट और पेटी दोनों भरने के लिए अफ्रीका और एशिया के लोगों के जीवन को कष्टकारी बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अपन सबसे पहले ये अफ्रीका का मानचित्र देखें। ये आपको दिख रहा है, गौर से देखिए इसको। जैसे अन्य देशों के मानचित्र होते हैं वैसा ये दिख रहा है, लेकिन इसमें आप एक चीज गौर से देखिए कि ये जो लाइनें दिख रही हैं आपको बड़ी सीधी सीधी दिख रही हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अपन ने अपने कंपास बॉक्स में से स्केल निकाली और उसको रख के सीधी लाइन खींच दी हो। तो भैया बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। दुर्भाग्य कहे ये अफ्रीकी लोगों का कि वहां पर ये जो यूरोपीय ताकतें थी, इन्होंने अफ्रीका को इसी तरह से बांट लिया। अब ये बांटा कब? 1885 में ये यूरोपीय ताकतें इकट्ठी हुई और इन्होंने अफ्रीका को बांट लिया। ये इकट्ठी कहां हुई? ये इकट्ठी होती हैं जर्मनी का एक शहर है बर्लिन। बर्लिन में ये लोग इकट्ठे होते हैं, यानी बर्लिन कांग्रेस। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की एक बैठक होती है बर्लिन में, और वहां पर ये लोग अफ्रीका का नक्शा लेकर के बर्लिन में बैठते हैं, और इस नक्शे को ये लोग अपने हिसाब से लकीरें खींचकर उसको बांट डालते हैं, यानी अफ्रीकी खरबूजे को ये लोगों ने बांट डाला। अब यहां पर आपस में बांटते तो 19वीं सदी के आखिर में, अब फिर से यूरोप के नक्शे पहुंचो आप, ये देखो यूरोप के नक्शे में फ्रांस और ब्रिटेन, ये उस समय की बड़ी औपनिवेशिक ताकतें थी। इन्होंने अपने विदेशी क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि कर ली। भारत में भी ये पुराने राजाओं को हराते जाते, उनके राज्यों पर कब्जा करते जाते। फ्रांस वाले भी यही करते। दुनिया में इनका क्षेत्रफल बढ़ते जा रहा था, इनके उपनिवेश, इनके साम्राज्य बढ़ते जा रहे थे। ना केवल फ्रांस और ब्रिटेन, बल्कि जर्मनी और बेल्जियम। बेल्जियम बड़ा पिद्दा सा देश है। आप लोगों ने सत्ता की साझेदारी वाले पार्ट पढ़ा है ना राजनीति विज्ञान में, उसमें आपने देखा है कि बेल्जियम का जो क्षेत्रफल है वो हमारे देश के हरियाणा जितना है कुल, लेकिन ये पिद्दा देश भी औपनिवेशिक ताकत के रूप में सामने आया। अब चलो ठीक है, जर्मनी बेल्जियम की बात करते हैं, ये तो अलग बात है। वो जो अमेरिका, जो खुद किसी दूसरे देश का उपनिवेश था, यूरोप का उपनिवेश था एक समय में, जब वो आजाद हुआ उसके 100 सालों बाद इसके अंदर भी औपनिवेशिक ताकत बनने की सनक चढ़ गई। ये जो अमेरिका है, इस अमेरिका में भी, इस अमेरिका ने क्या किया, जो स्पेन के क्षेत्र थे, जिन क्षेत्रों में ये आपको दिख रहा है, ये अमेरिका है, ये अमेरिका का नक्शा है ये वाला। ये अमेरिका ने जो स्पेनिश भाग थे, जहां पर स्पेन के कब्जे थे, उन कब्जों पर, ये जो रेड में दिख रहा है ना आपको, इन रेड एरियाज में स्पेन का कब्जा था। विशेषकर अपन स्पेन की बात करें तो स्पेन के कब्जे प्यूर्टो, गुआम, क्यूबा और फिलीपींस, ये पहले स्पेन के कब्जे में थे। इन पर भी अमेरिका ने कब्जा किया और अमेरिका भी एक औपनिवेशिक ताकत बनकर सामने आई। तो ये अपन देख रहे हैं इस स्क्रीन पर जो कुछ दिख रहा है, इसके माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि यूरोप की जो ताकतें हैं वे साम्राज्यवादी मंसूबा पाले हुए हैं, दूसरे देशों पर कब्जा कर रही हैं, विशेषकर ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, और जो खुद कभी उपनिवेश रह चुका है अमेरिका, वो भी उपनिवेश बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। इसी प्रक्रिया में अपन देखेंगे अफ्रीकी दास्तान को, कि अफ्रीका के लोग किस तरह से उपनिवेश का शिकार होते हैं, उपनिवेशवादी वृत्ति का शिकार होते हैं। अफ्रीका का अपन पहले पुराना नक्शा देखते हैं, बर्लिन कांग्रेस के पहले। ये देखिए आप, ये आपको यहाँ पर कहीं वैसा वाला स्केल से खींचे हुई लाइनें नहीं दिख रही होंगी। ये पुराना कबीलाई एरिया में रहने वाला अफ्रीका था, जहाँ के लोग जमीन और जानवरों पर निर्भर थे। इसके बाद बर्लिन कांग्रेस होती है, और बर्लिन कांग्रेस में यहाँ पर लोगों ने अपने हिसाब से उपनिवेश स्थापित कर लिए। फ्रांस में, इटली ने, ब्रिटेन ने, इथोपिया तो ये खैर यहाँ नहीं बन पाया, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, इन सब ने उपनिवेश बना लिए। और आज जो आपको दिख रहा है अफ्रीका, वो इस तरह का है। मोरक्को,
और माले, नाइजर, चाड, सूडान, इथोपिया, ये आपको दिख रहा है। ये इथोपिया 1885 के पहले भी था। तो ये आप लोगों ने देखा अफ्रीका। अब अफ्रीका को जीतने के लिए ये लोग क्या करते हैं, चलो अपन इसको जानते हैं और समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, अफ्रीका के बारे में आप लोगों ने 9वीं क्लास में भी पढ़ा है कि फ्रांस की क्रांति वाले में जब अपन पढ़ते हैं तो जो त्रिकोणीय दास व्यापार हो रहा था उस समय अफ्रीका के समुद्र तटीय इलाकों से लोग कबीलों के सरदारों से नवयुवकों को खरीदते और ले जाते। ये लोग अफ्रीका के अंदर नहीं घुस पा रहे थे। उसका कारण था कि अफ्रीका के जंगलों में बड़े मच्छर पाए जाते थे और उन मच्छरों के काटने से लोग मारे जाते थे और यूरोपियों को यह पता था कि अगर हम घुसे और मच्छर ने काटा तो हम तो मर जाएंगे। इनके पास चेचक का टीका था, इसलिए ये अमेरिका में तो घुस गए, लेकिन अफ्रीका में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही मलेरिया की दवाई की खोज हुई, इनके अंदर हिम्मत आ गई कि अब अफ्रीका के अंदर घुस सकते हैं। ये लोग अफ्रीका के अंदर प्रवेश करते हैं। क्यों? अफ्रीका के जो जंगल थे वहां पर सोने की खदानें, चांदी की खजाने, कोयला की खदानें, लोहे की खदानें, बहुत सारे खनिज पदार्थ थे। उन खनिज पदार्थों की खोज के लिए जर्मनी ने, फ्रांस ने, यूरोप के सारे देशों ने अपने मिशनरीज भेजी। और ये बोल के नहीं भेजते थे ये लोग कि हम खदानों की खोज के लिए जा रहे हैं। ये लोग बोल के आते थे कि अफ्रीका के लोग कबीलाई लोग हैं, असभ्य लोग हैं, हम इनको सभ्यता सिखाएंगे। ये लोग किसी धर्म को नहीं मानते, हम इनको ईसाई धर्म की शिक्षा देंगे। और ईसाई मिशनरियां आया करती थी। इसी क्रम में अमेरिका का एक खोजी पत्रकार, न्यूयॉर्क हेराल्ड का, वो भी अमेरिका से अफ्रीका आता है साम्राज्यवादी मंसूबों को लेकर के। इसी क्रम में एक मिशनरी, ईसाई मिशनरी अमेरिका से आई, डॉक्टर डेविड लिविंगस्टन के नाम की। जब ये अमेरिका से अफ्रीका के जंगलों में आई, लोगों को सभ्य बनाने के भाव लेकर के कि हम लोगों को सभ्य बनाएंगे और सभ्य बनाने के लिए ईसाई धर्म की शिक्षा इनको देंगे। अब ये लोग यहां आए और अफ्रीका में आकर जंगलों में ये लोग गुम हो गए। इनकी कबीला के लोगों से लड़ाइयां हुई और इनको बड़ा अज्ञातवास में रहना पड़ा। फिर इस मिशनरी की खोज के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क हेराल्ड का एक पत्रकार था, हेनरी मॉर्टन स्टैनली, उसको भेजा गया। ये जब आया तो इसने डेविड लिविंगस्टन की खोज की। 1841 में स्टिंग लिविंगस्टोन आए थे और 30 साल बाद इनको 1871 में खोजा गया। 30 साल तक ये अफ्रीका के जंगलों में लापता रहे और मिस्टर हेनरी ने इनको खोज लिया। और एग्जाम में अगर आपका आए तो आप लिख सकते हैं इसी तरह से कि जो हेनरी था वो ईसाई मिशनरी की खोजी अभियान में गया था। चलिए उसको अपन देखते हैं और समझते हैं। डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन ये एक अफ्रीकी खोजकर्ता थे ये, और ये ईसाइयत के प्रचार के लिए, व्यापार वाणिज्य के लिए और सभ्यता की स्थापना के लिए अफ्रीका 1841 में ये लोग पहुंचे थे अपने दलबल के साथ, अपनी टोली के साथ, और वहां पहुंचकर दुनिया से इनका संपर्क खत्म हो गया। तब इनकी खोज के लिए फिर भेजा गया हेनरी मॉर्टन स्टैनली को। ये जो है न्यूयॉर्क हेराल्ड के पत्रकार थे। इन्होंने 1871 में इसको, किस सन में, 1871 में लिविंगस्टोन को खोज लिया। इसके लिए अपने साथ ये हथियारबंद मजदूर ले गए थे। वहां के कबीलों से इन्होंने लड़ाइयां लड़ी और खोज लिया। और हेनरी स्टैनले का जो मूल उद्देश्य था वो तो खैर खोज तो था ही था, साथ में अफ्रीका के संसाधनों को, सोने चांदी की खदानों को खोजना भी था। तो आप लोग इसके बारे में एग्जाम में लिख सकते हैं। अब अपन अफ्रीका की दर्द भरी दास्तान को समझते हैं और जानते हैं कि अफ्रीका में लोगों ने अफ्रीका को स्केल से बांट तो लिया। वहां पर जाकर इन्होंने सोने की खदानें, कोयले की खदानें, ये खदानों को भी खोज लिया, लेकिन अब वहां पर काम करने के लिए लोग नहीं ढूंढ पा रहे थे। उसका क्या कारण था ये देखेंगे, और फिर बाद में वो लोग किस मजबूरी में काम करने के लिए तैयार हुए, वो बीमारी कौन सी थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप था जहां के लोगों का जो जीवन था वो जमीन और जानवरों पर निर्भर था। वहां के लोग जो है वो ऐसी चीजों का उपयोग ही नहीं करते थे कि जिसके लिए पैसे की जरूरत पड़े। वस्तु विनिमय वहां पर लेन देन का प्रमुख माध्यम था। अब जब यूरोपी वहां पहुंच गए, वहां अपने सोने चांदी की खदानों को ढूंढ लिया, तो वहां पर इनको मजदूरों की जरूरत पड़ी, लेकिन वो लोग काम करने को तैयार नहीं थे। लेकिन एक ऐसी दुर्घटना घटी, जैसे अमेरिका जब ये लोग गए तो वहां पर चेचक की बीमारी फैल गई। लोकल अमेरिकी, मूल अमेरिकी नागरिक मारे गए और अमेरिका पर कब्जा कर लिया। बाद में यूरोपी अमेरिका के राजा बन गए, वहां के शासक बन गए। यही घटना अफ्रीका में होती है, लेकिन अफ्रीका में वो लोग जानवरों पर डिपेंड थे। जानवरों की एक बीमारी आ गई, रिंडर पेस्ट,
और उसकी वजह से उनको यूरोपियों का गुलाम होना पड़ा। लेकिन इस बीमारी के पहले यूरोपियों ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए, बहुत प्रयास किए उनको गुलाम बनाने के लिए। चलिए अपन वो प्रयास देखें और फिर उस बीमारी का प्रभाव देखते हैं। चलिए, प्राचीन काल में जब अपन अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका में जमीन की कोई कमी नहीं थी। विशाल मैदान वहां पर पाए जाते थे जहां असंख्य जानवर रहते थे। वहां की जनसंख्या, वहां की आबादी बहुत कम थी। सदियों से अफ्रीकी लोगों की जो जिंदगी थी, जो कामकाज के तरीके थे, वो जमीन और जानवरों पर निर्भर थे। पर्याप्त मात्रा में जमीनों पर खेती करते, खेती करने के लिए जानवर थे। उन जानवरों से घी, दूध, मक्खन मिलता था। यानी उनके पास पैसे या वेतन पर काम करने की कोई वहां पे परंपरा ही नहीं थी, कोई चलन ही नहीं था। कोई जरूरत पड़ी, तुमने मछली दे दिया, मछली के बदले मुर्गी ले ली। तुमने गेहूं दिया, गेहूं के बदले चावल ले लिया। तो इस तरह से वहां पर काम चलता रहता था। जनसंख्या कम थी तो जीवन बढ़िया मस्त चल रहा था, आत्मनिर्भर अफ्रीका था। लेकिन ये जो यूरोपीय थे, इनके दिमाग में यह था कि हम अफ्रीकियों से पैसे देकर काम करवा लें। तो इन्होंने उनको ऑफर किया कि यार हमारे यहाँ पे, अब चूंकि वो लोग कबीलाई लोग थे तो कबीलों के सरदार हुआ करते थे, उन सरदारों को इन लोगों ने तरह तरह के प्रलोभन दिए। जैसे भारत में आके वो दवाई अवाई बर्नौल वगैरह दे दिया था और उससे एक राजकुमारी का उपचार किया तो राजा ने प्रसन्न होकर उनको व्यापार करने की अनुमति दे दी। ऐसी अफ्रीका में जो कबीलों के सरदार थे उनके लिए ये यूरोपीय व्यापारी उनकी आओ भगत करते, उनको प्रलोभन देते, तो उनके ऊपर इनका कब्जा हो गया। तो जो लोकल कबीला के लोग थे वो यूरोपियों को अपना एक तरह से शासक मानने लगे। अब शासक मानने लगे तो शुरुआत में तो वो लोग ज्यादा इनको प्रेशर नहीं डाले, लेकिन ऑफर किया केवल कि आप लोग हमारे लिए काम करो, बदले में हम आपको पैसे देंगे। अब ये लोग बोले ये पैसे क्या होते हैं, हम लोग तो घी, दूध, मांस, फल, सब्जी ये खाते हैं, पैसे तो खाते नहीं है, तो हमें पैसों की जरूरत भी नहीं है। अब जब ये चीज हुई, अब आप खुद सोचिए कि आप मान लो अफ्रीका में किसान है, आपके पास बेतहाशा जमीन है, बहुत सारे जानवर हैं। अब आपको वहां पर ऐसी कोई चीजें भी नहीं, टीवी, फ्रिज, कूलर खरीदने नहीं है जो पैसों से मिले, तो आपको जरूरत क्या है किसी चीज की, पैसे की? तो आप अपना जीवन बस बिंदास जिएंगे। बस ऐसे ये लोग जीते थे। लेकिन जब ये लोग पैसों के लिए काम करने को तैयार नहीं हुए, अफ्रीकी लोग, और यूरोपियंस को दिख रहे थे सोने की खदानें और उन खदानों में काम करने वाले लोग, वहां के विशाल खेत जहां से वो लोग फसल उगा सकते थे, और साथ में उनके खजाने, उस पर कब्जा करना। अब उस पर काम करने के लिए चूंकि यूरोपीय ताकतों ने वहां के जो क्षेत्रफल था उसको अपने अपने हिस्से में बांट लिया था, तो उन अफ्रीकियों को अपने खेतों में उन अफ्रीकियों से काम करने के लिए उन्होंने शासक के रूप में हथकंडे अपनाना शुरू किए, कुछ नियम आरोपित कर दिए। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि ऑफर दिए पैसों का। जब पैसों के ऑफर इन लोगों ने नहीं माने तो इन्होंने उत्तराधिकार के नियम बदलना शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी कुटिल बुद्धि लगाई और उसके चक्कर में इन्होंने पहला नियम बनाया टैक्स का, कि अफ्रीकी लोगों के पास जमीन और जानवर है, उसके बदले में उनको टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, और वो कर जो है पैसों के रूप में देना पड़ेगा, और पैसे हम देंगे बागानों में काम करने के बदले। एक तरीका ये अपनाया। दूसरा तरीका उन्होंने अपनाया उत्तराधिकार के नियमों में बदलाव करके, कि परिवार में अगर पिताजी की 5-6 संतानें हैं, 8-10 संतानें हैं, तो केवल एक सदस्य को जमीन और जानवर मिलेंगे, बाकी सदस्यों को कोई उत्तराधिकार नहीं मिलेगा, आपको मजदूरी करना पड़ेगी। अब बेचारे वो कबीले के लोग इस बात को मान लिए थे और धीरे धीरे करके उनके चंगुल में फंसते। तो जो लोग मजदूरी करने जाते उनको ये लोग क्या करते, खदानों में काम करने जा रहे हैं तो बाड़ा लगा देते कि आओ बेटा, एक बार चंगुल में फंस गए, अब तुम्हारी बाड़ा बंदी कर दी, अब तुम काम करते ही रहोगे, यहां से बाहर नहीं जा सकते। इस तरह से उन्होंने अपने जंजाल में इसको फंसा लिया। और यूरोपियन लोगों को अभी भी मजदूरों की आवश्यकता थी, तभी वहां एक बीमारी आ गई। अफ्रीकियों के बुरे दिन और यूरोपियों के फिर से अच्छे दिन आ जाएंगे इसकी वजह से। तो बीमारी आती है कैसे? 1880 के दशक में जो एरिट्रिया है, अफ्रीका का पूर्वी भाग है, यहां पर इतावली सैनिकों ने हमला किया। यहां पर हमले के लिए जैसे ही वो आए तो इतावली सैनिकों को लगी होगी भूख, तो उन सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई क्षेत्रों से जानवर भेजे गए। घोड़े के मांस में कहा जाता है कि एक कोई घोड़ा जो था वो बीमार था, उसको रिंडर पेस्ट नाम की बीमारी थी। तो वो जो रिंडर पेस्ट की बीमारी थी, जिसको हिंदी में मवेशी प्लेग बोलते हैं, वो रिंडर पेस्ट एरिट्रिया से अफ्रीका के अंदर आ गया। और बहुत कम समय में
1892 आते आते ये अफ्रीका के धुर पश्चिमी तट अटलांटिक तट पर पहुंच गया, यानी एक छोर से दूसरे छोर पर यह बीमारी पहुंच गई। धीरे धीरे करके ये बीमारी बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका के अंतिम बिंदु केप पर पहुंच गई 1897 में, और धीरे धीरे करके 5 साल के अंदर अंदर ये पूरी बीमारी जो है अफ्रीका के 90% जानवरों में आ गई और लगभग 90% जो मवेशी थे वो मारे गए। अब आप सोचिए कि वो जो अफ्रीकी मवेशियों के ऊपर ही निर्भर थे, उनके मवेशी खत्म हो गए, और जो शेष मवेशी बचे थे उन मवेशियों पर लोगों ने कब्जा कर लिया। अब आप फिर से उस पुरानी कंडीशन में पहुंचिए। अफ्रीकी हैं, वेतन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जमीन और जानवर पर्याप्त है। अब हुआ क्या, रेंडर पेस्ट की बीमारी आई, 90% जानवर मारे गए। अब फिर से यूरोपीय पावर आते हैं कि भैया बताओ अब क्या इरादा है, अब क्या विचार है आप लोगों का, क्या आप लोग काम करेंगे। अब मरता क्या ना करता, बिना जानवरों वाले ये अफ्रीकी पहुंच गए उनकी शरण में। बोलने लगे भैया हाँ हमें वेतन दो, हमें पैसे दो, हम आपके सारे काम करेंगे, अब आप ही हमारे माई बाप हो। अब जो थोड़े बहुत जो जानवर बचे थे उन पर खान मालिकों ने, ये उपनिवेशिक सरकारों ने कब्जा कर लिया, बचे कुछ संसाधन थे वो भी छुड़ा लिए। अब यूरोपीय लोगों के हाथ अफ्रीकियों को गुलाम बनाने का बड़ा मौका मिल गया, और इस तरह से अफ्रीकियों को गुलाम बना लिया। तो देखा आप लोगों ने, चेचक की बीमारी ने यूरोपियों को अमेरिका में कब्जा दिलवा दिया, और रेंडर पेस्ट की बीमारी ने यूरोपियों को अफ्रीका पे कब्जा करवा दिया। अफ्रीका में एक सोने की खदान है, ट्रांसवाल स्वर्ण खदान। उस सोने की खदान तक जाने के लिए विल्स नदी को क्रॉस करना होता है। प्रश्न परीक्षा में आ सकता है 1 नंबर का कि स्वर्ण खदान ट्रांसवाल की जाने के लिए कौन सी नदी क्रॉस करते हैं, तो विल्स नदी। उसी स्वर्ण खदान में काम करने के लिए अफ्रीकी तैयार नहीं हो रहे थे, जानवर मर गए, अफ्रीकी तैयार हो गए, बेचारे करते भी तो क्या करते। तो अब ये तो अपन ने देख लिया भूमंडलीकृत विश्व के बनने में रेंडर पेस्ट ने क्या योगदान दिया। अब ये अफ्रीकी यूरोपियों के लिए काम करने लगे, यूरोपीय लोगों की ईसाइयत को अपनाने लगे, उनकी सभ्यता संस्कृति अपनाने लगे। कुछ यूरोपी जब यूरोप जाते तो यहाँ के अफ्रीकी नौकरों को अपने साथ ले जाते, ये ले जाते वहाँ बस जाते, कुछ को कैरेबियाई द्वीप बसा देते, कुछ ऑस्ट्रेलिया में बस जाते। तो इस तरह से लोग यहाँ के वहाँ जाने लगे, वहाँ के यहाँ आने लगे, और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया चलने लगी। तो रेंडर पेस्ट ने भी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाया। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में हम भारतीयों ने भी योगदान दिया है, गिरमिटिया मजदूर बनके। अब एक ये नया शब्द आ गया आपके सामने, तो गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, क्या थे ये, इसको अगर जानना है तो अपन इसका अगला वीडियो देखेंगे, अगले पार्ट में जब अपन जाएंगे तो इसको देखेंगे और समझेंगे। तो आप लोग इस कंटेंट को बहुत अच्छे से देखिए, इसको समझिए कि कैसे अमेरिका को गुलाम बनाने में चेचक ने योगदान दिया, अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाने में रेंडर पेस्ट ने योगदान दिया, और भारतीयों को भी गुलाम बनाया जाएगा। क्योंकि अब दास प्रथा खत्म हो गई है, नए दासों की जरूरत है, उसके लिए नए अनुबंध करेंगे, इसको देखेंगे अगले कंटेंट में। आप लोग सब्सक्राइब तो कर रहे हैं ना भैया, सब्सक्राइब करते रहा करो, मन लगा रहता है, ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलता है तो वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। साथ में लाइक करो, बहुत सारे बच्चों को शेयर भी करो। और हाँ, वे बच्चे चिंतित ना हो जिनको डी और ई ग्रेड मिला है अभी हाफ ईयरली में, मैं उनके लिए एक न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स वाले 5-6 अध्याय हैं उनका एक PDF तैयार करने जा रहा हूं, जो आपको आने वाले कुछ वीडियो में शेयर भी करूंगा। आपको अगर प्रश्नोत्तर देखना है तो मैंने आपके लिए कभी एक वेबसाइट भी बनाने का प्रयास किया है, जो अभी अपनी शुरुआती दौर में है, www.davidyalaya.com। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे रहा हूं। तो कुछ पाठों के प्रश्नोत्तर उसमें मैंने डाले भी, उनको आप देख लीजिएगा, और जो PDF है वो भी मैं उसी पोर्टल पे डालूंगा, तो आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको कोई पॉइंट, कोई विषय समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए मैं चलता हूं अगले कंटेंट को बनाने के लिए, उसकी तैयारी के लिए। आप लोग देखते रहिए क्लासेस बाय मनीष सर, और मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।